वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम लोग को पता है 10-12 के एग्ज़ाम्स के डेट तो एक्सटेंड हो गए थे, पर अब तो डेट्स आ गए हैं, 1 जुलाई से हैं। तो यहाँ पे हम लोग सोशल साइंस को पूरा कवर करने वाले हैं। तो आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हम सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग ज़्यादा डीपली नहीं जाते हुए इसका एक ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं, और मैं इसे इस तरह से बताता हूँ कि आपको जल्दी से ये याद भी हो जाए, ठीक है। तो मैं इसका जो नोट्स है उसका पीडीएफ भी अब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं ये नेशनलिज्म जो वर्ड है ये क्या होता है, ठीक है। तो नेशनलिज्म का मतलब होता है राष्ट्रवाद, ठीक है। तो ये ऐसी फीलिंग है जिसमें लोग किसी पार्टिकुलर एरिया या स्टेट से बिलोंग करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं सोचते, वो उनका पहचान है पूरे देश से, वो पूरे देश से बिलोंग करते हैं। ऐसी फीलिंग होती है नेशनलिज्म की। जैसे कि मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, तो मैं ये नहीं सोचता कि मैं दिल्ली में ही कुछ हो रहा तो मुझे यहीं से फ़र्क पड़ता है। मेरी फीलिंग ऐसी है कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, इंडिया से बिलोंग करता हूँ, इंडिया मेरा देश है, ठीक है। तो उसे हम लोग नेशनलिज्म कहते हैं। तो ये इंडिया में ये जो भावना थी ये कैसे फैली, तो अदर कंट्रीज़ में जैसे एंटी कॉलोनियल मूवमेंट चल रहे थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ, तो उसी के कारण लोगों के अंदर अपने देश के लिए ये भावना जगी, जिसके कारण आज हम लोग इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार का ये इंडिपेंडेंस में क्या रोल था। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वार आया तो उसके कारण इंडिया में बहुत सारे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशंस अराइज हुए, ठीक है। तो इंडिया ने बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस किया, जैसे कि डिफेंस एक्सपेंडिचर को बढ़ा दिया गया था, जिसके कारण टैक्सेस बढ़ा दिए गए, प्राइसेस कमोडिटीज़ गुड्स के बढ़ गए, खास करके 1913 से 1918 के बीच। और यहाँ तक कि गांव से लोगों को ज़बरदस्ती भर्ती किया जा रहा था, सोल्जर्स में बनाया जा रहा था ताकि वो वार में जाकर लड़ सकें, ठीक है। और इतना ही नहीं, बहुत सारे जगहों पे क्रॉप फेलियर भी उस समय इंडिया में हुआ था, जिसके कारण वार के बाद भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं हो पाए, ठीक है। तो जो हम लोग को इंडिपेंडेंस मिला तो इसमें सबसे बड़ा रोल था ये सत्याग्रह का, ठीक है। तो ये यहाँ से हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, ठीक है। तो आइडिया ऑफ सत्याग्रह सबको पता है कहाँ से आया। महात्मा गांधी ने इसे इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो ये सत्याग्रह आखिर है क्या, तो सत्याग्रह ये है कि बिना वायलेंट हुए, नॉन एग्रेसिव, हम लोग पीसफुली मास एजिटेशन से अन्याय के खिलाफ लड़ सकते हैं, रिवॉल्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सत्याग्रह मीन्स होता है कि सामने वाले को सच का रियलाइज़ कराना, कोई भी वायलेंस के द्वारा नहीं कि वो उससे वायलेंस करके ज़बरदस्ती सच का रियलाइज़ कराए, बिना नॉन वायलेंस करके मास एजिटेशन करके उसे रियलाइज़ कराना है कि वो गलत कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे गांधी जी का इमरजेंस होता है। तो हम लोग को जैसे पता है गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौटे थे इंडिया जनवरी 1915 को, ठीक है। तो वो सत्याग्रह वहाँ साउथ अफ्रीका में वो पहले से कर चुके थे, जो बहुत ही सक्सेसफुल रहा। और यहाँ आने के बाद वो यहाँ भी स्टार्ट किए थे सत्याग्रह करने, जिसमें हम लोग इम्पॉर्टेंट सत्याग्रह मूवमेंट्स देखेंगे। सबसे पहला जो हुआ था चंपारण बिहार 1916 को, ठीक है। और दूसरा हुआ था खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात 1917। और थर्ड हुआ था कॉटन मिल वर्कर्स अहमदाबाद, ठीक है। तो सबसे इस सत्याग्रह में सबसे इम्पॉर्टेंट सत्याग्रह जो जिसके खिलाफ हुआ था वो था रॉलेट एक्ट। अब ये एक्ट क्या था, तो ये एक्ट था जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पावर मिल जा रहा था, जिससे वो कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होता था तो किसी लीडर को उठाकर जेल में डाल सकते थे बिना उनको कोर्ट के सामने पेश किए, ना उन पे मुकदमा चलाएं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जलियांवाला बाग मैसेकर, ठीक है। जो सबको पता है जलियांवाला बाग में क्या हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, जहाँ पे पीसफुल लोग जमा हुए थे ह्यूज क्राउड में कि वो लोग प्रोटेस्ट करेंगे। वहाँ पे जनरल डायर ने
जितने भी एग्जिट पॉइंट्स था उसको ब्लॉक करके उन पे गोली चलवा दी थी, जिसके कारण लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश फैलने लगा। और जो ये सत्याग्रह जिसका बेस ही था नॉन वायलेंस, वो वायलेंट होने लगा। बहुत ज़्यादा स्ट्राइक्स होने लगे, पुलिस के साथ क्लैशेस होने लगे, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में अटैक्स होने लगे, ठीक है, जिसके कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत ही ब्रूटल इसको रिस्पॉन्ड करते हैं और लोगों को मारते पीटते हैं और जेल में डाल देते हैं, ठीक ना। जिसके कारण गांधी जी देखते हैं इतना ज़्यादा वायलेंस फैल गया है, तो इसीलिए वो रॉलेट सत्याग्रह को बंद कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे गांधी जी ने देखा कि सत्याग्रह उन्होंने इतना सारा चलाया, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। पर आखिर इसका रीज़न क्या था? तो यहाँ पे उनको बहुत सोचने के बाद समझ आया कि मुस्लिम्स लोगों का यहाँ पे ज़्यादा रोल नहीं था। तो उन्होंने सोचा सबको यूनाइट करने के लिए क्या करना होगा। तो उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली, जो हम लोग खिलाफत मूवमेंट अभी पढ़ने। तो खिलाफत कमेटी बना था बॉम्बे में मार्च 1919 को, ताकि खलीफा के पावर को डिफेंड किया जा सके, बचाया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे गांधी जी देखते हैं कि खिलाफत मूवमेंट को अगर वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से जोड़ देते हैं तो इससे एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि सबको, हिंदू मुस्लिम्स को यूनाइट किया जा सके। तो इसीलिए गांधी जी कांग्रेस को कन्विंस करते हैं कि वो लोग खिलाफत मूवमेंट को नॉन कॉपरेशन के साथ मिला लें, ठीक है। तो कांग्रेस सेशन जो होता है नागपुर दिसंबर 1920 को, उसमें नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम को अडॉप्ट किया जाता है, जिसमें खिलाफत मूवमेंट को भी मिलाया जाता है, ठीक है। अब ये जो मूवमेंट था इसमें सभी का रोल क्या था? सबका रोल अलग अलग था, ठीक ना। और जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे वो लोग अपने अपने मतलब के लिए पार्टिसिपेट कर रहे थे। चलो देखते हैं हम लोग। तो जो नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट था वो जनवरी 1921 को स्टार्ट हो गया था। अब ये टाउन्स में इसका क्या रोल था? तो सबसे पहले मिडिल क्लास लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। स्टूडेंट्स, टीचर्स, लॉयर्स, जितने जो लोग थे अपने स्टडीज़ को छोड़ दिए, जॉब्स को छोड़ दिए। लॉयर्स अपने लीगल प्रैक्टिसेस करना छोड़ दिया। काउंसिल इलेक्शंस को भी बहिष्कार कर दिया गया। जितने भी फॉरेन गुड्स थे उनको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। लिकर शॉप्स को बंद कर दिया गया, ठीक है। तो ये जो टाउन्स का हाल था वो था। अब कंट्री साइड का क्या हाल था? तो पीजेंट्स और ट्राइबल्स, ये लोग भी बहुत ही ज़्यादा वायलेंटली इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे और स्ट्रगल कर रहे थे, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो पीजेंट्स मूवमेंट है वो है अवध का, जिसको लीड कर रहे थे बाबा रामचंद्र, जो लैंडलॉर्ड्स और तालुकदार्स के खिलाफ था, ठीक है। ऐसे तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हम लोग किसके लिए कर रहे थे? ताकि हम लोग स्वराज पा सके। स्वराज क्या? स्वयं का राज, यानी इंडिया पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो जाए, ये कांग्रेस का मोटो था। लेकिन यहाँ पे हर कोई का मोटो अलग अलग है पार्टिसिपेट करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे पीजेंट का हम लोग मोटो देख रहे हैं, ये क्यों पार्टिसिपेट किए थे? ताकि ये लोग लैंडलॉर्ड्स और तालुकदार्स के खिलाफ लड़ सकें, ठीक है। तो इसके लिए 1920 में औध किसान सभा हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू, जिसमें बाबा रामचंद्र और बहुत कोई आए थे, वहाँ पे मीटिंग भी हुई थी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो मूवमेंट ट्राइबल्स लोग का क्या रोल था। तो सबसे ज़्यादा ट्राइबल्स जो एक्टिव थे इसमें ये आंध्र प्रदेश के थे, ठीक है, जिसको लीड कर रहे थे अल्लूरी सीताराम राजू, जो गोरिल्ला वारफेयर गोडम हिल्स में रहते थे आंध्र प्रदेश के, ठीक है। तो ये जो इनका प्रोसेस था ये बहुत ही वायलेंट था। ये नॉन वायलेंस को अपनाकर नहीं कर रहे थे, ये वायलेंटली कर रहे थे। आखिर ये ऐसा क्यों था? क्योंकि जो सीताराम राजू थे वो उनको ऐसा बोल रहे थे कि वो भगवान के बच्चे हैं, उनको कुछ गोली भी अगर उनको लग जाएगा तो उनको कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो जिसके कारण जो राजू को पकड़ लिया गया और उनको फांसी भी 1924 को दे दी गई थी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि प्लांटेशंस का इसमें रोल क्या था। तो प्लांटेशंस वर्कर्स जो स्वराज चाहते थे, तो उनका स्वराज का मतलब क्या था? ये लोग चाहते थे कि फ्रीली इधर उधर मूव कर सके। इसका मतलब क्या है मूविंग फ्रीली? इनको अपने काम से अगर निकलना रहता था या कहीं भी जाना रहता था
छुट्टी लेकर, तो इनको पहले ऑनर से पूछना पड़ता था। ये कहीं भी इधर उधर फ्रीली माइग्रेट नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो इसके खिलाफ वो लोग लड़ने के लिए इस मूवमेंट में जुड़े थे, ठीक ना। तो ये एक्ट जो था, इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट, जो उनको प्लांटेशन बिना परमिशन के बाहर निकलने छोड़ने नहीं देता था, वो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हर कोई स्वराज का मतलब अपने वे से ले रहा है, जो उनको उनका मोटो है, जो वो चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सिविल डिसोबीडियंस के तरफ अब हम लोग आगे कैसे बढ़ें। तो हम लोग को पता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से हम लोग को तो इंडिपेंडेंस मिला नहीं था, उसके बाद भी बहुत सारे मूवमेंट हुए होंगे जिसके कारण हम लोग आज इंडिपेंडेंट है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिविल डिसोबीडियंस की तरफ हम लोग कैसे बढ़े थे। तो फरवरी 1922 को महात्मा गांधी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर देते हैं। क्यों? इसका कारण बहुत सिंपल सा है, क्योंकि गांधी जी कोई भी मूवमेंट करते हैं तो वो नॉन वायलेंट होना चाहिए, इसीलिए वो उसको बढ़ावा देते हैं। लेकिन ट्राइबल्स में जैसे हम लोग देख रहे थे वायलेंस बढ़ने लगा था, जिसके कारण ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को छोड़ना पड़ा, और भी बहुत सारे कारण से इसको छोड़ना पड़ा। जैसे कि जितने भी जॉब्स मिडिल क्लास पर्सन्स ने छोड़ा था, उनके लिए कोई अल्टरनेट जॉब की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल तो थी नहीं, तो उनको वापस जाना पड़ा गवर्नमेंट जॉब करने के लिए, ठीक है। यहाँ तक कि जो फॉरेन गुड्स थे, यानी फॉरेन गुड्स यानी कपड़ा ही देख लेते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा सस्ता होता था, लेकिन वही इंडियन गुड्स जो कपड़ा, खादी का कपड़ा था, बहुत महंगा होता था, ठीक ना। इसके कारण ये सब कारण से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को छोड़ना पड़ा, ठीक है। के बीच कांग्रेस के अंदर भी अलग अलग पार्टी बनने लगी थी, मतलब कि कुछ लोग कुछ और चाहते थे और कुछ लोग कुछ और चाहते थे। जैसे कि बहुत सारे लीडर्स जैसे कि CR दास, मोतीलाल नेहरू एक स्वराज पार्टी बनाते कांग्रेस के अंदर ही। क्यों? क्योंकि वो काउंसिल पॉलिटिक्स में फिर से वापस जाना चाहते थे। जैसे कि हम लोग ने पहले ही पढ़ा, नॉन कॉपरेशन में उन्होंने बॉयकॉट कर दिया था, लेकिन अब वो क्या चाहते थे कि वो लोग फिर से वापस जाएं, ठीक है। लेकिन वही जो यंगर लीडर्स थे जैसे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, वो लोग चाहते थे कि बहुत बड़ा पैमाने पे रिवॉल्ट किया जाए, ताकि हम लोग को पूरा इंडिपेंडेंस मिल जाए। ये नहीं कि हम लोग को पॉलिटिक्स में जाकर लड़ने के बाद इंडिपेंडेंस मिलेगा। वो चाहते थे कि बहुत ही बड़ा पैमाने में बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके वहाँ पे रिवॉल्ट लड़ा जाए, ताकि हम लोग को इंडिपेंडेंस मिल सके, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या क्या फैक्टर्स थे जो हम 1920s के पॉलिटिक्स को शेप मिल सका, ठीक है। तो सबसे पहला मेन फैक्टर था, उस समय पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रही थी, जिसके कारण बहुत सारे जो एरियाज़ थे वहाँ पे एग्रीकल्चरल प्राइसेस जो थी वो कोलैप्स कर गई थी, ठीक है। और 1930 के बाद जो एग्रीकल्चरल गुड्स था वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गया था, जिसके कारण एक्सपोर्ट्स जो थे वो बहुत ही घट गई थी, जिसके कारण जो ये इंडियन पॉलिटिक्स है उसमें बहुत बड़ा चेंज आया। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अब एक नया कमेटी बनाने का सोचा, जिसका नाम है साइमन कमीशन, ठीक है। तो ये साइमन कमीशन आखिर क्या है? तो साइमन कमीशन ये था कि जितने भी इंडिया में रिवॉल्ट कर रहे थे लोग, उनके डिमांड को देखना और क्या पॉसिबली काम किया जा सकता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए, वो ठीक करना, ठीक है। तो ये कमीशन अराइव कब हुआ था इंडिया में? 1928, और कांग्रेस उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब आप पूछोगे कि वो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे? तो प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे थे क्योंकि सबसे पहली बात जो है, इस कमीशन में कोई भी इंडियन थे नहीं, जितने भी लोग थे वो ब्रिटिशर्स थे, जिसके कारण यहाँ के लोग इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। In December 1929, under the presidency of Jawaharlal Nehru, the Lahore session of Congress formalized the demand of Pune Swaraj. तो इतना तक हो रहा था, इसी के अंडर 1929 को जवाहरलाल नेहरू ने ऐलान किया कि अब हम लोग को दिसंबर तक पूर्ण स्वराज मिल जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये जो
पूर्ण स्वराज की बात हुई थी उस समय ये उतना फैल नहीं पाई, जिसके कारण उस समय हम लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। तो नेक्स्ट हम लोग का जो मूवमेंट है इम्पॉर्टेंट है, सॉल्ट मार्च एंड दी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, तो गांधी जी ने देखा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से भी काम नहीं बना, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने सबसे बेसिक चीज़ यानी नमक को एक माध्यम चुना जिसे सोसाइटी के हर वर्ग के लोग इस्तेमाल करते हैं। उसको इसलिए चुना ताकि सबको एक साथ यूनाइट हो सके नेशन के लिए। ठीक है, तो इसीलिए गांधी जी ने सॉल्ट मार्च रखा। और सॉल्ट मार्च, जिसको हम लोग डांडी मार्च भी कहते हैं, वो मार्च 12 1930 को स्टार्ट हुआ था, जिसमें 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी डांडी पहुंचते हैं, जो गुजरात में एक गांव है, और वहाँ पे सॉल्ट लो को तोड़ते हैं पानी को बॉईल करके। ठीक है, सॉल्ट लो, आखिर ये सॉल्ट लो क्या था? ये लो ये था कि ब्रिटिशर्स ही सॉल्ट बना सकते हैं, कोई अदर मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता सॉल्ट को, खास करके इंडियन लोग। ठीक है, तो वहीं से स्टार्ट होता है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का। ठीक ना। अब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से अलग कैसे है? तो बहुत ही इजी है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हम लोग क्या कर रहे थे, जितने भी फॉरेन गुड्स हैं, जितने भी जॉब्स थे, जितने भी प्रैक्टिसेस थे गवर्नमेंट्स के, वो सब सभी लोगों ने छोड़ दिया था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था कि यहाँ पे वो तो बॉयकॉट किया ही जा रहा था, साथ ही लॉ को भी तोड़ा जा रहा था। ठीक है, जो कानून है उससे भी तोड़ा जा रहा था, जो कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में ऐसा नहीं था। ठीक ना। तो इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत ही ब्रूटली इसका रिस्पॉन्स दिया। ठीक ना। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, गांधी जी, नेहरू, ये सबको अरेस्ट कर लिया, जिसके कारण महात्मा गांधी फिर इसको क्या किए, इस मूवमेंट को बंद कर दिया। तो इसके बाद क्या समझौता होता है किसके किसके बीच में, गांधी और अरविंद पैक्ट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये गांधी अरविंद पैक्ट क्या है? पैक्ट मतलब समझ लेते हैं, पैक्ट मतलब होता है समझौता करना, उसके लिए एक एग्रीमेंट बनना। तो 5 मार्च 1931 लॉर्ड अरविंद जो थे, जो वाइसरॉय थे उस समय इंडिया के, वो एक पैक्ट साइन करते हैं गांधी जी के साथ। और दिसंबर 1931 जब गांधी जी लंदन जाते हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए, तो वहाँ पे जितने डिमांड्स वो रखते हैं, वो वहाँ पे कोई भी डिमांड को सुना नहीं जाता है, जिसके कारण गांधी जी को डिसअपॉइंट होकर वहाँ से लौटना पड़ता है। जिसके कारण गांधी जी लौटते ही सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो उन्होंने बंद कर दिया था ये पैक्ट करने के बाद, उसको फिर से स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या आता है कि जब ये बंद हुआ था तो लोग इसे धीरे धीरे भूलने लगे थे, जिसके कारण इसने अपना मोमेंटम को खो दिया था। ठीक है, अब ये मूवमेंट को अब हम लोग देखते हैं कि अलग अलग पार्टिसिपेंट्स ने इस मूवमेंट को किस तरह देखा। जैसे कि हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को देखा है कि सबके लिए स्वराज का मतलब है अलग था, तो इसमें भी सबके लिए अपना अपना मतलब था, जिसके कारण वो लोग इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। सबसे पहले रिच पीजेंट्स। तो रिच पीजेंट्स जो भी कम्युनिटी थी वो क्या चाहती थी, उनका मांग था कि रेवेन्यू टैक्स को रिड्यूस किया जाए। ठीक है, लेकिन ब्रिटिश जो थे वो ये करने से मान नहीं रहे थे, जिसके कारण उन्होंने इस मूवमेंट को ज्वाइन किया था। लेकिन जब ये दोबारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो ये रिच पीजेंट्स ने देखा जो उनका डिमांड था उसको बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया गया था गांधी जी के द्वारा, जिसके कारण वो लोग इसका फिर से रिज्वाइन इसे नहीं किया था। सेकेंड है पुअर पीजेंट्स। पुअर पीजेंट्स क्या चाहते थे, जितने भी उनका लैंड्स का जितना भी रेंट है उसको माफ़ कर दिया जाए और उससे कोई रेंट ना लिया जाए। ठीक है, लेकिन जो कांग्रेस था वो इस बात को सपोर्ट नहीं करता था, क्योंकि वो जितने भी रिच पीजेंट्स थे, लैंडलॉर्ड्स थे, वो लोग कांग्रेस पार्टी को फंडिंग करते थे। ठीक है, और कांग्रेस पार्टी नहीं चाहता था कि वो उनके साथ अपना व्यवहार ख़राब करे। ठीक है, थर्ड है बिजनेस क्लास। तो वार के बाद जो हम लोग पहले ही देख चुके, इकोनॉमिक डिप्रेशन आया, वार के बाद इतने सारे प्रॉब्लम्स आए, जिसके कारण जो प्रॉफिट्स था वो बिल्कुल ही कम हो गया था, जिसके कारण वो क्या चाहते थे, जितने भी फॉरेन प्रोडक्ट्स इंपोर्ट किया जा रहा था इंडिया में, उसके खिलाफ उनको प्रोटेक्शन मिल सके।
ठीक है, लेकिन उनकी भी बात नहीं मानी जा रही थी, जिसके कारण वो भी इसको ज्वाइन किए थे। ठीक है, अब यहाँ वीमेन का क्या रोल था, तो वीमेन भी इस प्रोटेस्ट और ये जो सॉल्ट मार्च हुआ था उसमें उन्होंने भी बहुत बड़ा रोल अदा किया था। उन्होंने भी इसे ज्वाइन किया था। उन्होंने जितने भी फॉरेन क्लोथ्स, जितने भी लिकर शॉप्स थे, उनको सब जगह को बंद करवा दिया था। ठीक है, कांग्रेस लेकिन कोई भी वीमेन को होल्ड, कोई भी ऊंचा पद देने से मना करते थे। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक ना, याद रखना। अब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट्स के लिमिट्स क्या थे। ठीक है, तो जो दलित्स थे और जो अनटचेबल्स थे वो लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं किए थे, क्योंकि उनका डिमांड कुछ और था। वो लोग पॉलिटिक्स में रिजर्वेशन सीट्स चाहते थे, अपना अलग से इलेक्शंस चाहते थे। ठीक है, क्योंकि जो दलित्स के लीडर थे B.R. अम्बेडकर, उन्होंने एसोसिएशन बनाया था जिसका नाम था डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन। ठीक है, जो मैंने पहले ही बात किया सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिससे गांधी जी डिसअपॉइंटेड वापस आए थे। ऐसा क्यों था, क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के कुछ और डिमांड्स थे और गांधी जी के कुछ और डिमांड्स थे। ठीक है, जिसके कारण उन दोनों के बीच में क्लैशेस हुए थे। ठीक है, तो इसीलिए फिर पूना पैक्ट दोनों के बीच में ज्वाइन हुआ, जिसमें कुछ रिजर्व सीट्स दिया गया प्रोविंशियल और सेंट्रल काउंसिल में दलित लोगों को, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं दिया गया। ठीक है, तो ये डिफरेंस हम लोग पहले अच्छे से समझ लेते हैं कि जनरल इलेक्टोरेट सेपरेटली होना और रिजर्व सीट होना, दोनों में फ़र्क क्या है। सेपरेटली जनरल इलेक्टोरेट होना मतलब कि उनका इलेक्शन ही एकदम अलग होगा। उनको वोट कौन देगा, जो दलित है वही वोट देंगे और जो दलित है वही खड़ा होगा। ठीक है, दलित के अलावा कोई नहीं खड़ा हो सकता। और वही रिजर्व सीट्स क्या है कि इतने सीट्स उनको अलॉट कर दिया गया है कि वहाँ से दलित खड़ा होंगे, लेकिन उनको वोट सबको ही देगा, चाहे वो दलित हो या फिर कोई भी क्लास का हो। ठीक है, तो ये सब के बीच में जो मुस्लिम लीग के लीडर थे जिन्ना, वो भी चाहते थे कि मुस्लिम्स लोग को भी रिजर्व सीट्स मिले सेंट्रल असेंबली में। ठीक है, तो इसीलिए वो लोग सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को ज्वाइन नहीं किए थे। ठीक ना, तो समझ आया सबसे इम्पॉर्टेंट बात, लिमिट्स क्या क्या थे सिविल डिसओबीडियंस के। और सबसे लास्ट में हम लोग देखते हैं द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। तो इसका मतलब क्या होता है कि इतना सारा मतभेद था लोगों में और सबको के बीच में अनबन था, तो इसके बीच में सबको यूनाइट करना बहुत ही मुश्किल था। तो आखिर ये कैसे किया गया, तो इसके लिए बहुत सारे माध्यम को यूज़ किया गया। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे हिस्ट्री एंड फिक्शंस स्टोरी बना के नाटक दिखाया जाता था, बहुत सारे देश गीत बने, देशभक्ति के गाने गाए गए, बहुत सारे मार्क सिंबल्स बनाया गया। जैसे कि अगर हम लोग NCERT बुक खोलेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे भारत माता का एक इमेज। तो वो भारत माता का इमेज क्यों बनाया गया, भारत को माता की तरह दिखाया कि वो हमारी माँ है, जिसके कारण हमारे अंदर देशभक्ति की भावना जागती है। ठीक है, तो ये सिंबल्स का इस्तेमाल किया गया ताकि लोग यूनाइट हो सकें। ठीक है, तो आज का वीडियो में इतना ही। मैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इसके साथ डाल दूंगा, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको समझ आया कि नहीं। कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।